The Council, upon consideration of the report of the disciplinary committee, read with earlier report along with written representations and also the oral submissions made by the respondent and his counsel before it, decided to accept the report of the disciplinary committee. Therefore, the respondent CA is guilty of professional misconduct under charges 2 and 3 and second lay of charges 4, falling within the meaning of clauses 7 and 9 of part 1 of second schedule of the Chartered Accountant Act 1949. Further, the council also decided to recommend to the Honorable High Court that the name of the respondent CA be removed from the register of members for a period of 1 year. स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय सी दीप मिश्रा में, और इसमें हम कोड ऑफ एथिक्स के प्रावधानों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं एक केस स्टडी के बारे में। आगे भी और तरह तरह की केस स्टडीज के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जो हम केस स्टडीज आपसे चर्चा करेंगे ये सारी केस स्टडी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जो ऑर्डर्स हैं उसके। लेकिन हम किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का या उसके केसेस का आपके सामने नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये उचित नहीं है किसी भी तरीके से। हाँ, लेकिन केस आपसे पूरा लगभग डिस्कस करेंगे, और केवल ये बताने के लिए कि हम लोग किस तरह की सावधानियां बरतें जिससे कि हम उस तरह के जो चार्जेस लगे और उसके कारण से मेंबर को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में या किसी तरह के मिसकंडक्ट में दोषी पाया गया, उनसे बचा जा सके। इस केस में क्या हुआ था कि जो सीए फर्म थी उसने एक बैंक ऑडिट किया था एज ए स्टेचुटरी ऑडिटर। तो इसके ऊपर चार्जेस जो थे, वो शुरुआती चार्जेस जो थे, जैसे कि एक तो चार्ज ये था कि इन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन से ब्रांचेस जो हैं ऑडिट की हैं उसका कोई उल्लेख नहीं किया था, है ना। उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं की थी कि कौन कौन से किस किस ब्रांचेस के इन्होंने ऑडिट किए या कौन कौन सी ब्रांचेस अंडर ऑडिट थी। जब बैंक ऑडिट की रिपोर्ट जाती है तो उसमें लिखा जाता है कि बैंक की कुल ब्रांचेस कितनी थी, उसमें से कितनी ब्रांचेस अंडर ऑडिट थी, और उन ऑडिट रिपोर्टों को जो ब्रांच ऑडिटर्स ने ऑडिट किया हुआ है उनकी रिपोर्टों में जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनको हमने अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। एक तो ये मैटर। दूसरा मैटर जो था इसमें था कि उसी समय एक फ्रॉड हुआ था, है ना, जो कि उस बैंक का क्लाइंट था। और हुआ क्या, जिस क्लाइंट के संबंध में फ्रॉड हुआ था उनके जो अकाउंट थे, ग्रुप अकाउंट्स, वो सारे बैंक के पास थे। तो चार्ज ये लगा था कि चूंकि ग्रुप अकाउंट भी बैंक के पास थे जिस कंपनी में फ्रॉड हुआ था, तो उन ग्रुप अकाउंटों में के फ्रॉड की रिपोर्टिंग आपने क्यों नहीं की? क्योंकि फ्रॉड कहीं हुआ था, जरूरी नहीं कि मतलब अपने इसी बैंक में हुआ हो, लेकिन जो फ्रॉड रिपोर्ट हुए थे दूसरी जगह पर, उनके चूंकि ग्रुप कंपनी के अकाउंट्स इनके पास थे, तो उन फ्रॉड्स को भी इनको रिपोर्ट करना चाहिए था कि भाई ये जो फ्रॉड रिपोर्ट हुए इस कंपनी के, उसके ग्रुप अकाउंट जो है हमारे यहाँ। और तीसरा जो इनके ऊपर लगा था कि एनपीए जो है वो उन्होंने सही फिगर उसकी नहीं डिक्लेयर की थी अपनी रिपोर्ट में। ये तीन मतलब बेसिक उसमें चार्जेस थे। इसमें जब केस चला तो इसमें क्या हुआ कि जो रिस्पोंडेंट थे, भाई वैसे तो फर्म के ऊपर आता है चार्ज इस तरह का, लेकिन उसमें से कोई ना कोई एक को रिस्पोंडेंट बनाया जाता है कि पर्टिकुलर किस मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके ऊपर ये चार्ज लग रहा है। कोई फर्म तो मान लो 10 पार्टनर की है, 20 पार्टनर की है, साइन कोई करता है, ऑडिट कोई करता है ना। तो इसमें हुआ क्या कि जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आके खड़ी हो गई आके, वो उस ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट की आ गई जिसने कि उस ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू किया हुआ था। मतलब एक उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, हाँ,
रिव्यू पार्टनर, मतलब ऑडिट हो रहा है, ऑडिट पूरी टीम करती है, लेकिन जो रिव्यू पार्टनर है और रिव्यू जो पार्टनर थे उन्हीं को बाद में मिसकंडक्ट का दोषी ठहराया गया। वो ये भी नहीं प्रूव कर पाए कि जो साइनिंग पार्टनर्स हैं उनको हमने अपनी रिव्यू रिपोर्ट जो दी थी उसमें ये पॉइंट दिए थे, लेकिन साइनिंग पार्टनर ने उन पॉइंटों को हटा दिया अपनी तरफ से। मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम से कम खत्म होती जो रिव्यू पार्टनर था। इसका मतलब ये है कि आपके रिव्यू में ही कमी थी, आपने जो ऑडिट ऑडिट हो रहा है उसके रिव्यू में ही कहीं कमी थी। और आप चूंकि उस पूरी टीम के रिव्यूअर थे, ऑडिट टीम के, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं गई जिसने साइन किया था, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आई? जिसने कि रिव्यू किया था, मतलब जो आफ्टर इंचार्ज था पूरे ऑडिट का, एक तरह से देखा जाए। तो इस चीज को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि मान लीजिए एक ग्रुप में ऑडिट कर रहे हैं, एक टीम बना के ऑडिट कर रहे हैं आप किसी जगह का, तो वहां पर उस व्यक्ति की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी जो कि उस टीम को लीड कर रहा होगा। साइन तो कोई भी कर देगा बाद में, किसी से भी आप कह दो कि भाई ये ब्रांच आपको साइन करनी है या इस कंपनी का बैलेंस ऑडिट रिपोर्ट तुमको साइन करनी है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं अलग अलग कि किससे कौन साइन करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन मेन जिम्मेदारी किसकी? जिसने कि उस पूरी ऑडिट टीम को लीड किया। तो दो बिंदु इसमें खड़े हुए, एक तो जो गलत हुआ वो तो हुए, तो जो हमने तीनों पॉइंट बताए आपके, कि पहली चीज ये कि आपने ब्रांचेज कौन कौन सी बैंक की, मान लो टोटल कुछ 100 ब्रांचेज हैं सपोज, तो 100 ब्रांचेज में कितनी ऑडिटेड थी कितनी अनऑडिटेड थी। जो ऑडिटेड थी उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे आपने लिए या नहीं लिए अपनी रिपोर्ट में, ये प्रॉपरली आपने नहीं दिखाया कि इतनी रिपोर्ट, ये ऑब्जर्वेशन जो हमने ब्रांचेस के लिए उनको हमने रिपोर्ट किया। दूसरी चीज कि जो किसी कंपनी में जो फ्रॉड हुआ था और उस कंपनी के ग्रुप कंपनी के अकाउंट आपकी इस बैंक में थे, वो भी आपने नहीं बताया कि ये कंपनी में जिसमें फ्रॉड हो चुका है, जो ऑलरेडी उसमें है पब्लिक डोमेन में, उस पर इंक्वायरी चल रही है, उसकी ग्रुप कंपनी के अकाउंट्स आपके यहाँ हैं और वो आपने रिपोर्ट ही नहीं किया बिल्कुल। क्योंकि जब फ्रॉड एक में हुआ है तो ग्रुप कंपनी पूरी लपेटे में आती है इन सब चीजों में। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई कि आपने एनपीए की सही फिगर भी नहीं उस पर रिपोर्ट की, है ना। इन सब के लिए दोषी साइनिंग पार्टनर को ना ठहरा के इंगेज विद जो पार्टनर था, जो उसका रिव्यूअर पार्टनर था, उसको ठहराया गया। ये उसके ऊपर की चीज है। तो जब भी हम लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं ऑडिट टीम बना के पूरी, तो उसमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां बाकायदे लिखा पढ़ी में डिफाइन होनी चाहिए। कौन क्या करेगा, कौन क्या कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, है ना, कि मिस्टर ए ने ये काम किया, मिस्टर बी ने ये काम किया, मिस्टर सी ने ये काम किया, मिस्टर डी इन तीनों लोगों के काम को ऑब्जर्व कर रहे थे, रिव्यू कर रहे थे। तो अब सबसे जो काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, जो उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि आपने फिर क्या देखा। अगर कहीं कोई कमी दिखाई पड़ी तो आपने उसको फर्दर फिर रिपोर्ट में क्यों नहीं लिया। जो साइन कर रहा है मिस्टर ई, उससे भी मतलब नहीं है, या मिस्टर एबीसी में से कोई साइन कर रहा है तो उससे भी मतलब नहीं रह गया। तो ये इंस्टीट्यूट की पूरी जो अपने ऑडिट फंक्शन के काम करने की जो पूरी सिस्टम है, इसके जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो अपने हैं, इनमें सारी चीजें बहुत खुले तौर पर दी गई इन सारी चीजों को कि कब क्या करना चाहिए, है ना। तो उस स्थिति में हम लोगों को क्या है कि जब भी इस तरह के, भाई सामान्यतः बड़े ऑडिट जो होते हैं सब लोगों के पास नहीं होते हैं ना, बड़ी फर्में होती हैं सारी, लेकिन जिन लोगों का भी इस तरीके का अपना काम है, जिन लोगों को इस तरह के ज्वाइंट और लायबिलिटी वाली सिस्टम आता है, वहां पर इस तरह की चीजों की बहुत ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, सब चीज ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा पढ़ी में होना चाहिए, है ना। और ऑडिट ओपिनियन फ्रेम करते समय हमने किन किन चीजों को कंसीडर किया है ये जरूर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। जैसे उन्होंने एक आर्गुमेंट देने की कोशिश की रिव्यू पार्टनर ने कि भाई हमने तो बताया था लेकिन रिपोर्ट में नहीं लिया गया, हमने हमने लेकिन इस चीज को प्रूव नहीं कर पाया डॉक्यूमेंट से कि हमने ये पॉइंट बताए थे लेकिन ये ऑडिट रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हुए, जो साइनिंग पार्टनर था उन्होंने छोड़ दिए। इस भाई जब आप ये चीज कह रहे हो, मान लो किसी दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डाल रहे हो, तो आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि आपने ऐसा किया था, आपने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए थे जो कि आपने फर्दर ऑडिट रिपोर्ट के लिए दिए थे, है ना। तो ये मोटे तौर पर हमने आपको कुछ ब्रीफ में जो किस तरीके से मिसकंडक्ट की
डिफिनीशन में आप आ सकते हैं और कैसे उनसे बचा जाना चाहिए, इसके बारे में आज हमने चर्चा की। बाकी और भी आगे हम लोग फर्दर केसेस देखेंगे, उन पर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।